हालांकि आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये क्लास आज हम सभी लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 5:45 PM पर प्रतिदिन आप सभी लोगों का प्रैक्टिस चलती है, यानी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। 2024 का हम लोगों ने डन कर लिया है और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 13 दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। इस पेपर के बाद अब 21 जून से लेकर 30 जून के बीच में UGC नेट का पेपर है और मान चलिए 21 को भी डेट आ सकती है, 25 को भी डेट आ सकती है, 30 को भी डेट आ सकती है आप लोगों का। ठीक है। सोशल वर्क का पेपर का कभी भी पेपर आपका हो सकता है। ये डेट सेट अभी निर्धारित की जाएगी जब एग्ज़ाम से मतलब 7 डेज़ पहले, मान चलिए 15 तारीख को आप सबको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कहाँ है और कब है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप सभी लोगों को सोशल वर्क का पेपर 2020 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। हर साल आप सभी लोगों को मालूम है कि UGC नेट 2 पेपर करवाता है हर साल, और 20 से लेकर 24 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यानी इसका मतलब है 4 साल की बात कर रहा हूँ। और आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर जो है 800 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चंस, यानी एक साल में 2 बार। ठीक है। एक साल में 2 बार मिलेगा आपको। ठीक है। 2 बार पेपर तो यानी 200 हो जाएगा एक साल का। इसी तरीके से 4 साल हो गया तो 800 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब ये 800 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया तो बहुत आसानी से आप सभी लोग नेट का एग्ज़ाम, PhD का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर लेंगे। यदि हर एक प्रश्न के पीछे जो 4 विकल्प है उन विकल्पों को सही तरीके से यह स्टडी करेंगे तो इतना ही तो काफ़ी है। लेकिन यदि आप 2004 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी 20 वर्ष का पेपर, तो ये तो मैंने आप लोगों को एक प्लेलिस्ट है वो भी दे रखा हूँ यहाँ पर, और ये कोशिश भी मैं करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो है सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है। तो सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, सारे पेपर UGC नेट सोशल वर्क का सारे पेपर मेरे यहाँ सॉल्व में है। ठीक है। 2004 से लेकर 2024 तक का ये था थोड़ा सा आप लोगों के लिए तैयारी के बारे में बेसिक जानकारी थी। ये अगर आप करके जाते हैं तो आप आसानी से नेट 11 जो है वो PhD वगैरह क्वालिफाई कर सकते हैं, ताकि आप रिदम में रहोगे, क्योंकि ये पेपर रिसेंटली के हैं तो 2025 में भी कुछ इसी तरीके का पेपर देखने को आपको मिलेंगे। अब देखिए, ये सोशल वर्क का जब पेपर देने आप जाएंगे तो आपके सामने 2 पेपर आएंगे। ठीक है। सोशल वर्क के पेपर जब आप नेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक साथ आपके सामने 2 पेपर ओपन होंगे। एक तरफ होगा पेपर फर्स्ट तो दूसरी तरफ होगा पेपर सेकंड। ठीक है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड का सिलेबस मैंने आपके टेलीग्राम पे डाला है। ठीक है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस आप नेट के माध्यम से निकाल सकते हैं, और ध्यान रहे इसका प्रिंट आउट निकालें। मैं कई बार बता चुका हूँ, प्रिंट आउट निकालें। जैसे जैसे आपका टॉपिक कवर होता है आप उस पर टिक लगाते जाइए कि हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, यूनिट नंबर 2 कवर कर लिया, 4th 5th जो भी कवर करते हैं उसको टिक कर दीजिए उसमें सिलेबस में अपने, ताकि आपको पता चले कि आपने यूनिट नंबर 3rd 5th 6th जो भी यूनिट है वो आपने पढ़ रखा है और उसमें उस टॉपिक को भी पढ़ रखा है। इन केस अगर कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, किसी टॉपिक की आपकी आवश्यकता पड़ रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और उसकी वीडियोस भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको एक प्रैक्टिस क्लासेस भी उस पर दे सकता हूं मैं। यदि आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इन केस हो सकता है पेपर में आ जाए, तो हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत करके मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। अब देखिए, पेपर फर्स्ट में आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब है कि ये 100 नंबर का होगा।
वहीं अगर ये 100 क्वेश्चन आता है तो इसमें एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब है कि ये 200 मार्क्स का है। तो कुल टोटल कितने हुए? 300 मार्क्स का हुआ। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 to 80 के आसपास रहिए इस बार, क्योंकि इस बार का पेपर फैक्ट होने वाला है। ये मैं देखो आज की तारीख 16 मई 2025 के दिन बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। और ये आप लोगों का फैक्ट पर बेस्ड होगा, तो प्रश्न इजी आएंगे। इस बार का पेपर इजी होगा सोशल वर्क का, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर फैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न नहीं आएंगे, आएंगे। रेशियो होगा फैक्ट का 70% और कॉन्सेप्चुअल का होगा 30%, ठीक है। और इसमें आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 75 to 80 आपके पास नंबर होने चाहिए, तभी आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई ये आसानी से क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद जनरल कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, तो वो 60 to 70 के आसपास रहेगा ओबीसी के लिए, और इसी में आ जाएंगे ईडब्ल्यूएस वाले भी, ठीक है, 60 से लेकर 75 तक। और आपको बता दूं 55 से लेकर 65 तक की अगर बीच की बात करें तो इसमें एससी कैटेगरी के आएंगे, और 55 से नीचे एसटी कैटेगरी के आएंगे। ये आपका कट ऑफ बनेगा। एक मैं अनुमान बता रहा हूँ पेपर के आधार पे, क्योंकि इसका ओड इवन वाला पैटर्न चलता है। पिछली बार थोड़ा सा टफ प्रश्न बने, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा बने, तो इस बार फैक्ट बनेगा। अगर इस बार फैक्ट बन रहा है तो आगामी जो परीक्षा दिसंबर 2025 में होगी वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनेगा। ऐसे पेपर बनता है, आप पेपर उठा के देख लीजिए पिछला। अब आपको मैं बता दिया कि 2004 से लेकर 2024 तक के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एनालिसिस किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखें, और ऐसा होता हुआ आया है, मैं पहले ही बताते चला आया हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोई यूनिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पेपर फर्स्ट चाहे पहले कर लीजिए, चाहे पेपर सेकंड पहले कर लीजिए। मैं आप सभी बच्चे से जो इस समय क्लास देख रहे हैं उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ना पेपर सेकंड किया करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोशल वर्क पढ़ के जाते हैं, क्योंकि नंबर जो गेन करता है वो सोशल वर्क का पेपर गेन करता है। और जो पेपर फर्स्ट होता है वो कोर पेपर होता है, सभी बच्चों के लिए समान होता है, तो इसलिए नंबर जो पेपर करने का तरीका होता है वो समान तरीके से सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, आपके लिए नहीं टफ है, सबके लिए टफ है। सोशल वर्क में क्या होता है कि आप पढ़ के जा रहे हो, तो जब पढ़ के किसी चीज़ को जाते हो, जब रिदम में आ जाते हो तो उन चीज़ों को शुरुआत करते हो, तो मोटिवेट भी होते हो आप लोग, क्योंकि प्रश्न आते हैं, क्योंकि सोशल वर्क आपने कोचिंग ली है, तो इसलिए जो वो उससे आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं, तो प्रश्न वहाँ ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं सही होने की, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीसी नेट में, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और अभी हम 7:15 पर, अभी ये जो क्लास चलेगी ये 6:50 जो है 45 तक चलेगी। उसके बाद मैं 7:15 से एक क्लास लूँगा, और वो क्लास होगी आपकी सिलेबस के आधार पे। यानी ये हम लोगों ने अभी तक बात कर रखा है सामाजिक नीति के बारे में, साथ साथ सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन के संदर्भ में नीति निरूपण की प्रक्रिया भी हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में देख लिया है, प्रारूप भी देख लिया है, उपागम यानी। और आज हम बात करेंगे सामाजिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, और ये टॉपिक होगा 7:15 पर। ये मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, पंचवर्षीय योजना और सामाजिक नियोजन, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे 7:15 पर। फिलहाल आते हैं हम सभी लोग पेपर पे कि किस तरीके से परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिल सकता है सवाल। तो प्लीज़ एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिक अध्ययन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, आइडेंटिफाई करिए। 4 विकल्प है, प्लीज जवाब बताएं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 फोर्थ सर। फोर्थ। चलिए, कोई बच्चा मुझे तर्क बताएगा क्यों ऑप्शन 4? थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बताएं, यदि नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें।
सर क्वेश्चन में व्यक्ति अध्ययन के बारे में बोल रहा है और ऑप्शन में फोर्थ है जो वो समूह के बारे में बता रहा है। बिल्कुल, देखिए बहुत बढ़िया आपने यहाँ पे विचार किया और हम चाहेंगे कि ऐसी विचार सभी बच्चों के मस्तिष्क में आनी चाहिए। जैसे प्रश्न था कि व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया थी ये, और कहा कि इनमें से कौन सी प्रविधि है जो नहीं है। जैसे इंटरव्यू की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया में ये मेथड्स, ये प्रविधि का नाम बन जाता है, और ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण के बारे में, ये देखिए वस्तुनिष्ठ जो प्रक्षेपण है, प्रियंका क्लास में हो? प्रियंका? हाँ जी सर, क्लास में हूँ। हाँ चलिए, कोई नहीं, अगर आपकी कोई डाउट है तभी हम उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी इसका मतलब है वस्तुनिष्ठ। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं आपसे एक बार नहीं लगभग दसों बार बता चुका हूँ कि सोशल वर्क कभी भी व्यक्तिनिष्ठ पर काम नहीं करता है। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि व्यक्तिनिष्ठता जो क्रिया दर्शाती है ना, वो भेदभाव मतभेद को दर्शाती है। इसलिए कभी भी अगर आप सोशल वर्कर हैं तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में ना सोचें, आप हमेशा सार्वभौमिक या सर्वांगीण विकास के बारे में सोचें, ठीक है? सबका हित के बारे में सोचें, सार्वजनिक हित के बारे में बात करें आप, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन माना जाएगा। अब भले व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया क्यों ना हो, उस दृष्टिकोण में व्यक्तिनिष्ठता जो प्रविधि होती है उसको निगलेक्ट किया जाता है, बल्कि उसकी जगह वस्तुनिष्ठता की बात होती है। तो ये बात मैं साफ शब्दों में आप लोगों से कह सकता हूं कि जो वस्तुनिष्ठ अवलोकन यहाँ पर आ रहा है, प्रक्षेपण आ रहा है, ये व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया है। व्यक्तिगत राय, पूर्वाग्रह, व्याख्याओं से मुक्त होता है ये वस्तुनिष्ठ कह देने से, ऑब्जेक्टिव कह देने से, सब्जेक्टिव कह देने से पूर्वाग्रह उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसमें व्यक्तिगत राय आपकी इन्वॉल्व हो गई। कभी भी सोशल वर्कर व्यक्तिगत तरीके से काम नहीं करता, इसलिए व्यक्तिगत राय को निगलेक्ट करता है हमेशा। तथ्यात्मक डेटा और सत्यापन योग्य साक्ष्य के आधार पर, घटना और कार्यों का विशेषता के आधार पर वो विवरण को प्रस्तुत करता है। इसलिए जो सेकंड विकल्प है ये भी आपका व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया मानी जाएगी। लेकिन देखिए थर्ड विकल्प में अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों से सूचना एकत्र करना, यहाँ तो इंफॉर्मेशन एकत्र करना या डेटा कलेक्ट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए, है ना? कलेक्शन ऑफ कह सकते हो इंफॉर्मेशन, है ना? बाकी ये फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स जो शब्द लिखा गया है इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हो। आप ये कह सकते हो कि महत्वपूर्ण लोगों से जानकारी एकत्र करना। महत्वपूर्ण लोग भाई क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में क्या हो सकता है? उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो ये बात आपकी व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया में लागू होती है। रिश्तेदार भी हो सकता है। हम जहाँ किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की इंफॉर्मेशन यानी पूरा डिटेल ले रहे हैं, पूरे पड़ोस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जहाँ वो व्यक्ति काम कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसकी राय वगैरह को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में व्यक्तिगत अध्ययन का पार्ट माना जाएगा। इसलिए तीसरा भी सही है। एक बच्चे ने जवाब दिया था यहाँ पे कि सर सामूहिक संकेंद्रित समूह पर चर्चा, जो कि ये व्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये ग्रुप वर्क का मेथड है। आप इसे कह सकते हो ये ग्रुप वर्क का क्या है? मेथड है। और बिल्कुल आपने सही जवाब दिया था। फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन का ये पार्ट जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए गुणात्मक शोध विधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गुणात्मक शोध विधि मानी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। और इसमें एक छोटे समूह के सदस्य, इसमें एक छोटे समूह के सदस्य, ठीक है, सदस्य के बीच विशेष विषय पर गहन चर्चा होती है। सदस्य किसी विशेष विषय पर क्या करता है? गहन चर्चा करता है। बस ये पार्ट जाहिर सी बात है ग्रुप वर्क का बन जाता है, ठीक है। और इसमें आम तौर पे अगर मैं बात करूं फोकस समूह पर चर्चा में आम तौर पे 6 से 10 लोग होते हैं। 6 से यानी 6 to 10 लोग होते हैं इस ग्रुप में। चर्चा पर विषय मुद्दा या विशिष्ट कोई मुद्दा होता है उसका बहुत गहन तरीके से विश्लेषण करते हैं। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट स्वास्थ्य सेवा के बारे में लोगों की राय बना रहा है, तो आप कह सकते हो 6 से 10 लोगों के बीच में अगर राय बना रहा है तो वो संकेंद्रित समूह पर चर्चा हो जाएगा।
ठीक है, किसी सामाजिक समस्या पर आप लोगों के दृष्टिकोण का विश्लेषण कर रहे हो, लाइक गरीबी को लेकर, ठीक है, गरीबी, शिक्षा भी कह सकते हो आप किसी खास उत्पाद के बारे में लोगों की धारणा को समझना चाह रहे हो, तो वो सभी चीज़ें बेसिकली फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन का पैटर्न माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ पहला सवाल आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। क्लियर है? तो एक बार स्पष्ट करिएगा, हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। जी सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7। जी सर। आसानी से आप लोगों को इस सवाल का भी जवाब देना है। सवाल बड़े ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, पहले आपको ध्यान से सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। सवाल कहता है दार्शनिक और प्राविधिक उपागम को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है आपके सामने। आगामी परीक्षा जो 21 से लेकर 30 जून में है, उसमें ये सवाल रिपीट हो सकता है, मे बी। तो एक बार राय में जानूंगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ। चलिए जी सर। अगर आपने यहाँ पे फोर्थ जवाब दिया है तो सही है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर्थ विकल्प आपका गलत है मैडम। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सवाल था दार्शनिक। पहले हमें क्या करना है, सवाल को समझना है। दार्शनिक का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दर्शन शास्त्र के अध्ययन करता है और उसके बारे में लिखता है, उसी को हम लोग दार्शनिक बोलते हैं, है कि नहीं। ये तो सिंपल शब्दों में आप सबको मालूम होगा कि ये व्यक्ति जो है ज्ञान, सत्य, अस्तित्व के बारे में गहन और तर्कसंगत ढंग से कोई चीज को सोचता है, तो उसे हम लोग दार्शनिक बोलते हैं। तो सवाल कहता है दार्शनिक और प्रविधि। प्रविधि प्रविधि मतलब एक प्रकार का मेथोडोलॉजी भी कह सकते हो इसे, या आप ये कह लीजिए कोई जिसे टेक्निक होता है, सिस्टम होता है तरीके से काम करने के लिए, वो प्रविधियाँ होती हैं। उन्हीं के उपागम दिए गए। तो प्रविधि उपागम होते कौन कौन से, जैसे तत्व दर्शन होता है, सैद्धांतिक अभिमुखीकरण होता है, ज्ञान मीमांसा होता है, शोध संरचना होता है, शोध उपागम होता है। ये पांचों के पांचों प्रविधि उपागम है, परंतु कहाँ दार्शनिक के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया और कहा कि सही क्रम लगाइए, सही क्रम लगाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पॉइंट नंबर अगर हम चर्चा करते हैं तो वो क्या बनेगा, तत्व दर्शन। तत्व दर्शन को क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ऑन्टोलॉजी। तत्व दर्शन को क्या बोला जाता है, ऑन्टोलॉजी। तो दार्शनिक संदर्भ में अगर मैं ऑन्टोलॉजी की बात करता हूं, पहले अगर पॉइंट वाले पे चर्चा करता हूं आप लोगों से, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं एंटोलॉजी, तत्व मीमांसा की वो शाखा है, ये तत्व मीमांसा का एक ब्रांच है तत्व दर्शन। सुनिएगा ध्यान से, तत्व मीमांसा का ब्रांच जहां अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित होता है। तो तत्व दर्शन किससे संबंधित हुआ, वास्तविक चीजें से। देखो जो चीज वास्तविक है वो रियल है, यानी जो अस्तित्व में है वो रियल है, वो वास्तविक है। मैं आपसे कहता हूं पेपर जो बनाए जाते हैं जहां रियलिटी होती है, ऊट पटांग सवाल नहीं बनाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुई, एक एग्जांपल बता रहा हूं तत्व दर्शन का। सीओएस की स्थापना कब हुई, ऑप्शन में 1869, 1877, 1899, 1853। ये आपके ए है, बी है, सी है, डी है। अब मेरी बात को सुनिएगा, सवाल में अधूरापन है। मैं अधूरापन क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना केवल मैंने पूछा है, मैंने कहीं भी नहीं लिखा यूके और यूएसए। यदि यूके लिखता तो आपका दिमाग सीधा क्लिक करता 1869 में हुआ था सर इसकी स्थापना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, तो ये वास्तविक हो गया, ये रियल है, ये वास्तविकता पर बेस्ड है। अगर मैंने यूएसए कहता तो आप सीधा सीधा कहते कि सर 1877 में हुआ शिकागो में, तो इसका मतलब ये रियल हुआ। कभी भी जो है काल्पनिक चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं एकदम वास्तविक चीज़ों पर सारी की सारी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो प्रविधि उपागम जो तत्व दर्शन है वो सीधा सीधा कहता है अस्तित्व और वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है। यहाँ पे एंटोलॉजी एक विशेष डोमेन होता है, डोमेन मीन्स होता है आयाम, ठीक है, जहाँ जिसके भीतर ज्ञान की औपचारिकता होती है, जहाँ संरचित प्रतिनिधित्व होते हैं,
ठीक है, जो अवधारणा और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। अवधारणा और उनके जो बीच में कॉन्सेप्ट है, जो संबंध है, उसको बताने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे छात्र और शिक्षार्थी के बीच में, ठीक है, संबंध है ना, बालक बालिकाओं के बीच में संबंध शिक्षा के संदर्भ में, ठीक है, तो आप उसे कहेंगे ये रियल है। हमने एक तो अवधारणा जाना कि भाई इसमें छात्र भी शामिल है, छात्रा भी शामिल है। दूसरी बात हमने ये जाना कि वास्तविक चीजें हैं, ये जहां रियल चीज है वही तत्व मीमांसा, वही वास्तविक की प्रकृति से संबंधित है, जहां अवधारणा और उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। बस इतनी बात केवल ध्यान रखिएगा। समय की प्रकृति क्या है, जैसे प्रश्न या क्या न्याय जैसे अमूर्त अवधारणाएं जो है अस्तित्व में होती हैं, ठीक है, और उसी क्रियाओं को तत्व मीमांसा का नाम दिया जाता है। अस्तित्व का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्तित्व का अध्ययन तत्व दर्शन कहलाता है। बस एक लाइन में ये याद रखिए, और सबसे पहले आप सभी लोग इसी को दर्शा सकते हैं, एंटोलॉजी। यहां कोई वर्ष नहीं पूछा गया है कि आप वर्ष में लगाइए, नहीं, यहाँ तो पहले हमें अपने दिमाग के माध्यम से सोचना है। दर्शन है तो दर्शन के तरीके से ही सोचना है, पहले रियल चीज़ों को रखेंगे, और ये बात सत्य भी है। दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए, तत्व के बाद जहाँ वास्तविक है, तो वास्तविक मैंने एक परिभाषा बोला था ज्ञान, तो आप ये चीज़ कह सकते हो कि जो ज्ञान मीमांसा है ये दूसरा पॉइंट होगा। यानी आप साफ शब्दों में यहाँ ए वाले विकल्प को चुनाव करके पहले फर्स्ट फिर उसके बाद सी को चुनिए, ज्ञान मीमांसा। अब सुनिए ज्ञान मीमांसा क्या होता है। ज्ञान मीमांसा ना दर्शन की वो शाखा है जो ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमा की जांच करती है। ये ज्ञान प्राप्त करने के साधन, ज्ञान की वैलिडिटी और सत्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करता है। देखो कहाँ आप देख रहे थे वास्तविक और अस्तित्व तत्व दर्शन में, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ज्ञान की वैधता, सत्य की अवधारणा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज़ अगर सत्य है, जैसे मैंने कहा कि यूके में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, वास्तविक चीज़ें और ये सत्य है। अब ये औपचारिक तरीके से आप सोच रहे हो कि भाई इसकी स्थापना किस लिए हुई, क्योंकि गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया था, चैरिटी के लिए बनाया गया था, लोगों का भरण पोषण हो सके, लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ज्ञान की आप लोगों को, वो ज्ञान मीमांसा का पैटर्न है। इसलिए पहले ए उसके बाद सी। बात यहां तक स्पष्ट हुई? क्लियर करिएगा प्लीज। यस सर। तो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़िए। उसके बाद आता है सैद्धांतिक अभिमुखीकरण। ये अभिमुखीकरण का मतलब होता है ओरिएंटेशन, है ना, थ्योरेटिकल। यहाँ देखो सैद्धांतिक दो चीज़ें बनती है, एक तो प्रिंसिपल का मतलब भी होता है सिद्धांत, और एक थ्योरी का मतलब भी होता है सिद्धांत। दोनों में अंतर होता है। जो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत होता है वो सार्वभौमिक सत्य होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो हमारे दिमाग में साफ शब्दों से ये चीज़ें आ जाती है कि ये दर्शन है, और दर्शन कभी एक चीज़ पे आधारित नहीं होता है, इसलिए ये प्रिंसिपल होगा ही नहीं, ये होगा थ्योरी। ये क्लियर हो जाता है यहीं पर। तो थ्योरेटिकल है, तो मनोविज्ञान और सोशल वर्क में इसका प्रयोग होता है थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन का। अभिविन्यास भी कहा जाता है ओरिएंटेशन को, और ओरिएंटेशन को अभिविन्यास भी कहा जाता है, और इसी ओरिएंटेशन को सम्मेलन भी कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस के रूप में। तो ये है क्या? ये एक संरचना है। संरचना का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर, ढांचा है जो मार्गदर्शन करता है। थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, काउंसलिंग करता है कि व्यावसायिक क्लाइंट जो होते हैं, जो पेशेवर ग्राहक होते हैं, उनके मुद्दों को कैसे समझते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको संबोधित करते हैं, उसको बोला था थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। आप लोग नहीं कहते हो प्रैक्टिकली काम किया जाए, थ्योरेटिकल चीज़ें की जाए, लॉजिकल बात किया जाए। आप लोग
आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हो ये सारी चीजें। अब देखो, आपने कहा सबसे पहले कि जो चीजें अस्तित्व और वास्तविक है वो तत्व दर्शन है। आपने फिर कहा कि जो ज्ञान की सत्यता पर आधारित है, जो ज्ञान की औपचारिकता को बढ़ाता है, वो ज्ञान मीमांसा है। अब आप सुनिए, उसकी क्रिया को अगर आप चलाना है, सही तरीके से समस्या का समाधान करना है, तो आपको सैद्धांतिक ओरिएंटेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। और सैद्धांतिक ओरिएंटेशन का मतलब है मार्गदर्शन देना। आपको क्लाइंट को क्या देना होगा? काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको उसको मार्गदर्शन देना पड़ेगा, उसके मुद्दों को समझना पड़ेगा। अब वो कैसे समझते हैं, वो मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल वर्क की बहुत सारी मेथड है, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, ठीक है, ये तो प्राथमिक मेथड्स है, उसके माध्यम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद आता है बी। बी तो क्लियर हो गया ना, हाँ ठीक है। और देन उसके बाद ई आएगा, यानी शोध उपागम। शोध उपागम क्या होता है? रिसर्च अप्रोच बोलते हैं हम लोग इसको। रिसर्च अप्रोच को अनुसंधान पद्धति भी कहते हैं। एक समग्र रणनीति की प्रक्रिया तैयार होती है उसके बाद। समग्र का मतलब टोटल होल, जिसका उपयोग एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है। किसी विशेष शोध प्रश्न या परिकल्पना को संबोधित करके डेटा को कलेक्ट करेगा और उस डेटा का फिर विश्लेषण करेगा, फिर उसकी व्याख्या करने के लिए आगे प्रोसेस को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो शोध उपागम है, ये मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, मिश्रित भी है, तीनों जगह यूज होता है, ठीक है। यहाँ रणनीति वगैरह को लागू की जाती है। अब उसके बाद आती है शोध संरचना, रिसर्च डिजाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। और रिसर्च डिजाइन क्या होता है? प्लान होता है, एक ऐसा प्लान जो डेटा कलेक्ट करने से लेकर डेटा विश्लेषण करने तक और व्याख्या करने तक शोध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करती है और ये सुनिश्चित करता है कि शोध समस्या को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जाए, कैसे आपके सामने लाके रखा जाए, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रश्न था रियलिटी पर और टफ के रूप में, लेकिन चीज़ें ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग कि जहां आपको वास्तविकता हो वह तत्व दर्शन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जहां पर ज्ञान पर आधारित चीज़ें बनेंगी वो ज्ञान मीमांसा बनेगा। जहां आप प्रविधि वगैरह का प्रयोग करेंगे वो आपका सैद्धांतिक बनेगा। जहां आप टेक्निक के माध्यम से चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ गुणात्मक, मात्रात्मक, मिश्रित तीनों तरीके की विधियों का प्रयोग हो रहा है रिसर्च में, तो वो शोध उपागम का पैटर्न बनेगा। और जहाँ डेटा कलेक्ट करके विश्लेषण कर रहे हो और फिर मार्गदर्शन दे रहे हो, समस्या को किस तरीके से संबोधित कर रहे हो सबके सामने, वो शोध संरचना। मतलब संबोधित करना मतलब वही हो गया संरचना, ठीक है, आप सामने प्रस्तुत कर रहे हो। तो सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, विकल्प फर्स्ट होगा, याद रखिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आता है और थोड़ा सा समय ले रहा हूं समझाने में, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप आसानी से परीक्षा में कर लोगे, है ना। तो थोड़ा सा बने रहिएगा अच्छे से, पेशेंस से। सवाल कहता है निर्णय निर्माण की चरणों में। देखो अब ये चीजें आपको मालूम है, आप बता दोगे। फिलहाल एक बार मैं प्रश्न पढ़ता हूं, फिर आप विकल्प बताइएगा। निर्णय निर्माण में, ठीक है, चरणों की एक श्रृंखला शामिल करिए और उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करिए। आप जानते हो, प्लीज एक बार जवाब बताइए इस प्रश्न का क्या ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट आंसर है थर्ड वाला सर, थर्ड वाला। जी बिल्कुल, आपने सही जवाब दिया। यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसका है। अब सुनिएगा जरा मेरी बातों को ध्यान से। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप अरेंज अ सिक्वेंसली मैनर के रूप में आपको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है। कहाँ पर? डिसीजन मेकिंग को, है ना, स्टेप बाय स्टेप। ये बात तो तय है, आप सभी भलीभांत तरीके से जानते हैं। सबसे पहले क्या आती है? समस्याओं की पहचान करना। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है, अगर आपने शायद उस चीज़ों को किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एक बार सुन लीजिए। P फॉर प्रॉब्लम्स होगा, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिजाइन, C फॉर कलेक्शन, A फॉर एनालिसिस, G फॉर जनरलाइजेशन, R फॉर रिपोर्ट। ये PhD कैग R है।
अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से 2 नंबर तो गेन कर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर जब मैं डिसीजन मेकिंग की भी बात करूँगा तो उस परिस्थिति में भी आइडेंटिफाई इन द प्रॉब्लम की हम बात सबसे पहले करेंगे। तो समस्या की पहचान में सबसे पहला स्टेप बनेगा, हमारा सबसे पहला रोल यही होता है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को। देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, समस्याओं का विश्लेषण। हमें देखो समस्या का कलेक्शन नहीं दिया था, कलेक्शन हटा दिया, हमें क्या दे दिया, विश्लेषण। तो इसलिए आप उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वाले पॉइंट को आप आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब आपने समस्या का विश्लेषण कर लिया यानी कलेक्शन एनालिसिस कर लिया, जनरलाइजेशन नहीं दिया हुआ है, रिपोर्ट नहीं दिया हुआ है, देखिए आगे क्या दिया हुआ है। अगले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ एक स्टेप बन रहा है कि विकल्पों का विकास करना। अब देखिए विकल्प क्या है आपके पास, जैसे बहुत सारे जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ अल्टरनेट गोल्स हैं। अब किसी बच्चे पर अगर काम करोगे तो एक गोल तो चुनोगे नहीं आप, उसमें आप कम से कम उसकी 10 समस्याएं रखोगे, उनमें से 10 समस्याओं में से जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उसी पर आप काम करोगे। तो हमें कह रहा है कि विकल्पों का विकास करना है, तो उन्हीं समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके पास विकल्प का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विशेष समस्या या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित जो उपाय हैं, विभिन्न तरीके के जो उपाय आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं या आपके पास जो रिसोर्सेज रखे हुए हैं संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, या रणनीतियों का सृजन करके उनका मूल्यांकन अगर करते हैं तो वह क्रिया विकल्पों का विकास कहलाता है, यानी आपका डी पॉइंट बनेगा। उसके बाद आपका सी बनेगा कि सर्वोत्तम विकल्पों का समाधान का चयन करें। आपने 8-10 विकल्प लिए थे, अब इनमें से सबसे बढ़िया विकल्प, सबसे बढ़िया का मतलब क्या हुआ कि उस सेवार्थी की सबसे ज़्यादा नीड कौन सी विकल्प हो गया, कौन सा प्रॉब्लम्स है, कौन सी वहाँ पे उसका गोल है जो बहुत ज़्यादा नीडी है उसके लिए, तो उनका आपने क्या किया, समाधान करने का चयन कर लिया सर्वोत्तम तरीके से। उस भाई नीडी था वो गोल, ठीक है, तो इसलिए आपने सी को रख लिया। जब आपने सर्वोत्तम विकल्पों का चयन आपने कर लिया तो अंत में आपने निर्णय की कार्यवाही का मतलब होता है एक्शन का मतलब होता है क्रियान्वयन, मतलब काम कर रहे हैं, तो कार्यवाही में रूपांतरित हो जाना, यानी एक प्रकार से कन्वर्ट हो जाना। अब आगे बचा क्या है, आगे काम ही बचा है, अब आप काम करना शुरू करिए, यानी ई पॉइंट। तो ABDCE ये वाला विकल्प जो थर्ड वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सवालों को ना जब आप अंडरस्टैंड करके करेंगे, समझ के करेंगे, तो आपको आसान लगेगा। यदि यही प्रश्न आप समझ के नहीं करेंगे तो आपको टफ लगेगा, ठीक है। देखिए UGC नेट का पेपर है ये, तो समझ के करना तो ज़रूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम पहले रखें क्या, है ना, ऐसी परिस्थिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल 2 नंबर का है आपके सामने, ये भी, और इस पे हम विचार करते हैं। कहता है व्यक्तिक कार्य के अभिलेखन से संबंध में, अभिलेख का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड होता है ना, संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये तो अभिलेख से संबंधित है, आप बता सकते हो, जरा बताइए क्या क्या हो सकते हैं अभिलेख के संदर्भ में, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखो व्यक्तिक कार्य में अभिलेख का मतलब है रिकॉर्ड। एक सामाजिक कार्यकर्ता, यानी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपके द्वारा अपने क्लाइंटों के साथ कार्य के दौरान किए गए सभी महत्वपूर्ण जो विवरण है, जो बातचीत है, जो घटना है, उसका लिखित रिकॉर्ड रखते हैं। उसका क्या रखते हैं, लिखित रिकॉर्ड रखते हैं, और ऐसा रखना भी चाहिए, है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, समझे आप। तो अब अच्छा ऐसा क्यों करते हो आप, मैंने कहा भाई इसका इम्पोर्टेंस क्यों है इतना, तो आपने कहा सर प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए हम ऐसा करते हैं। आप में से किसी बच्चे ने कहा कि सर जब हम किसी सर्विस का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे लिए बेटर हो जाता है रिकॉर्ड। आप कहते हैं कि सर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उस दौरान भी हमें बड़ा मदद करता है ये रिकॉर्ड, है ना, क्या नाम है, मूल्यांकन के दौरान, संप्रेषण के दौरान, ठीक है, बात तो सही है।
आगे अगर हम बात करते हैं तो पहले पॉइंट में कहा गया कि समाजकारी प्रचलन सीखने हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है, और ये बात सत्य भी है। रिकॉर्ड एक मेथड है, एक विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये तो बड़ा आसान था, तो आपने आसानी से ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं, सेकंड विकल्प को हटा देते हैं और फोर्थ विकल्प को आप हटा देते हैं। यहाँ से बचा है आपके सामने एक ए ऑप्शन और एक थर्ड ऑप्शन। ठीक, फिर कहता है प्रयुक्त प्रविधियों की सटीकता से मूल्यांकन हेतु प्रयुक्तता। मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने आपसे बताया ना, मैंने कहा कि रिकॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंस है। तो आपने कहा कि भाई सेवा को सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा सके, सेवाओं को सही तरीके से मूल्यांकन कर सके। अच्छा, मूल्यांकन ही क्यों कर रहे हो आप भाई? अभिलेखन रिकॉर्ड जो होता है प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और उसमें सुधार करने में मदद मिलता है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं कि भाई वो सीखा कहाँ तक है। अगर कम सीखा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो दोबारा से काम करेंगे, इसीलिए हम मूल्यांकन करते हैं। तो कहता है सटीकता के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है अभिलेख। तो ये बात तो सार्वभौमिक सत्य होगी, यानी आपका ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, और जैसा कि थर्ड में भी दिया गया है। तीसरी पॉइंट कहता है कथनात्मक अभिलेख। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। नरेटिव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नरेटिव रिकॉर्ड होता है, उसी को कथनात्मक अभिलेख के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, और सर्वाधिक प्रभावी तकनीक मानी जाती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश भी दिखा देता हूँ। देखो, कभी कभी परीक्षा में जब आते हैं इस तरीके के सवाल आते हैं, तो हम चाहेंगे कि उसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों को जब ध्यान में रखेंगे तो आसान होगा आपको। जैसा कि विकल्प नंबर थर्ड को आप देखिए तो लिखा हुआ है साफ शब्दों में नरेटिव रिकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया भी अभी अभी कि नरेटिव रिकॉर्डिंग के बारे में, है ना। आव्याख्यान भी इसी को कहते हैं हम लोग। अब ये कथा रिकॉर्डिंग भी कहते हैं इसी को हम लोग, नरेटिव रिकॉर्डिंग को। कहता है कि इन द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है क्या ये? तो मैं आपसे बता दूं कि आप सही बात है, ये सूचना रिकॉर्ड करने की एक विधि होती है। ठीक है, सूचना रिकॉर्ड करने की एक विधि होती है, विशेष रूप से सोशल वर्कर और स्वास्थ्य सेवा में यूज होता है ये, विशेष तरीके से, खास तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो। ठीक है, और सुसंगत और कालाक्रमित जो है, कालानुक्रमित मतलब सिस्टमैटिक ढंग से वर्षों के आधार पे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1920 आया, फिर 1925 आएगा, फिर 1928 आएगा, एक क्रम से 1930 आएगा, फिर 1940 आएगा, फिर 1960 आएगा, फिर 1965 आएगा। इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है कालक्रमानुसार। ठीक है, तो कालक्रमानुसार तरीके से घटना और अंतः क्रियाओं का वर्णन जो किया जाता है वो नैरेटिव अभिलेख में किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसी घटना या व्यक्ति की प्रक्रिया की कहानी को कैप्चर करके हम जब किसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, तो या उस पूरी तस्वीर को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो क्रियाएं बेसिकली कथनात्मक अभिलेख कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसका यूज 3 जगह पे होता है। एक तो सोशल वर्क में यूज़ होता है कथनात्मक अभिलेख का, एक स्वास्थ्य देखभाल में यूज़ होता है, और एक शैक्षिक रणनीति में यूज़ होता है। 3 जगह इसका यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रोल मतलब भूमिका, अभिलेखन प्रक्रिया का अभिलेखन परिष्कृत रूप है। ये देखो गलत हो गया, कहता है जो भूमिका है वो अभिलेखन की प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि ये मैं आपसे कहूँगा कि ये गलत है, ये सत्य बात नहीं है। ठीक है, कि भूमिका रिकॉर्डिंग को आम तौर पर प्रक्रिया रिकॉर्डिंग को अधिक केंद्रित करना या उसको संस्करण माना जाता है, ना कि परिष्कृत माना जाता है ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि प्रक्रिया रिकॉर्डिंग का उद्देश्य कार्यकर्ता और क्लाइंट के बीच बातचीत का पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ सवाल था कि अभिलेख के रिकॉर्डिंग बोलना था, लेकिन यहाँ जानते हो जब क्लाइंट और सामाजिक कार्यकर्ता उनके बीच में जब कोई बातचीत होता है विस्तृत रूप से, तो उस क्रिया को परिष्कृत रूप में होगा तो चीज़ें बनती है। लेकिन यहाँ पर आपका ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। मैं आप सबसे कहूँगा कि ए बी सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लगा के चले आइए। ठीक, क्लियर है? जी सर। चलिए आगे सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, मैं आप लोगों से आज या तो कल डिस्कस करूंगा 7:15 पर ये सवाल, है ना, इस टॉपिक के बारे में, आज या तो कल। ऑप्शन बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकंड। देखिए, किसी बच्चे ने डी भी बोला है, किसी बच्चे ने सेकंड भी बोला है। जरा बताइए अनीता मैडम, आप कितना होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? नहीं है क्लास में? चलो, आप में से और भी बच्चे कोई जवाब देना चाहेंगे इसके अलावा?
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। सेकंड। बिल्कुल। देखिए सर। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG से सवाल पूछा गया, आल्सो नोन एज, ये ग्लोबल गोल्स हैं, एक प्रकार से वैश्विक लक्ष्य कहा जाता है इनको। आधिकारिक नाम क्या है इसका? तो हमारे विश्व को बदलना, हमारे विश्व को बदलना। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए, ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, हमारे विश्व को बदलना। फिर कहा गया कि द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा है, और ये विकल्प आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखो ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के द्वारा गरीबी को समाप्त करना, प्लानेट की रक्षा करना, ये सुनिश्चित किया गया था, है ना। और इसमें कुल टोटल 17 जो है परस्पर जुड़े हुए लक्ष्य हैं जो रखे गए हैं कि सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए एक खाका को तैयार किया जाए। तो ये ग्लोबल गोल के रूप में आता है। और सही SDG का अगर नाम पूछा जाए कि आधिकारिक नाम क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आधिकारिक नाम क्या है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, हमारे विश्व को बदलना, या ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पे डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए। समाजकारी में निम्नलिखित उपागम का नाम तो सुना ही होगा, बताइए उनके उद्भव के सही क्रम में, सही सीक्वेंस में आपको बताने हैं, प्लीज एक बार ऑप्शन बताएं, वरना मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सर नहीं पता है। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन सर ऑप्शन टू सर, ऑप्शन 2 लग रहा है सर। चलिए ऑप्शन डी। परिवर्तनकारी ठीक है, उपागम। अब सुनिए, अब मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उपचारी उपागम, परिवर्तनकारी उपागम, प्रणालीगत उपागम, अविभेदक उपागम। और इस सवाल में पूछा कि सोशल वर्क के कई उपागम हैं, यही 4 नहीं है, इसके अलावा और भी है। इसने कहा इन चारों में उनके उद्भव को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब सबसे पहले क्या आया है, या यहाँ देखो कि एक कॉन्सेप्ट बात है। अगर मैं आपसे इस सवाल में कहता समाज कार्य के उपागम को उनके काल क्रम के उद्भव को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो काल क्रम कहता तो वर्ष लग जाता यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने कहा कि उनके उद्भव को सही क्रम में दर्शाइए, तो आपको सोचने के लिए एनटीए ने मजबूर कर दिया कि आपको तर्क देके इस सवाल को जवाब देना होगा। तो ये देखो, उपचारी उपागम ना चिकित्सकीय उपागम होता है, और ये चिकित्सकीय दृष्टिकोण कह लीजिए या उपागम कह लीजिए, ये वो सिद्धांत है, ये वो उपागम है जिनके द्वारा एक मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता या सामाजिक कार्यकर्ता ये निर्धारित करता है कि वे मानवीय रिश्तों और लोगों के जीवन भर में होने वाले जो मुद्दों हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको किस तरह से देखता है। तो सर्वप्रथम वो उपचारी उपागम के रूप में देखता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसलिए पहला वाले पॉइंट में आपका बनेगा ए विकल्प इस प्रश्न के आधार पर। दूसरा कहता है परिवर्तनकारी, तीसरा कहता है प्रणालीगत। परिवर्तनकारी बेसिकली क्या होता है, रेडिकल होता है, ये समझो ऊपर वाले का भाई है उपचारी उपागम का। लेकिन उससे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कंपेयर करता हूँ परिवर्तनकारी उपागम से और प्रणालीगत उपागम में, तो इन दोनों में अंतर है। प्रणालीगत उपागम सबसे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, प्रणालीगत उपागम परिवर्तनकारी से पहले आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं
सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच क्या होता है सुनिए, यह समस्या समाधान की समग्र विधि है, सी वाला विकल्प, जो किसी सिस्टम को होल यानी समग्र रूप में देखता है और इसके भागों की परस्पर संबद्धता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाओं पर विचार करता है। और ये जानते हैं सिस्टम अप्रोच दिया किसने था? सन 1940 में। सन 1940 में किसने दिया था ये? बांटालापी ने। हाँ, बार्टालाम्फी, लुंड विन बार्टा लाम्फी के द्वारा ये दिया गया था 1940 में। उसके बाद रेडिकल आता है, रेडिकल सोशल वर्क कह लीजिए या अप्रोच के। रॉबर्ट बेली का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, अभी आपने हाल ही में सवाल देखा था रॉबर्ट बेली का नाम, जी सर जी। है ना। रॉबर्ट बेली इसके जनक कहे जाते हैं रेडिकल अप्रोच को। रेडिकल अप्रोच को जो है हिंदी में परिवर्तनकारी उपागम कहा जाता है ना। तो ये जो कट्टरपंथी या परिवर्तनकारी उपागम होता है, ये सोचने या कार्य करने के ऐसे तरीके को दर्शाता है जो अपरंपरागत आदर्श से मौलिक रूप से बेसिकली भिन्न होता है, डिफरेंट होता है ना। टोटली अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंट होता है। तो मेरा कहने का भाव यही बनेगा यहाँ पर कि पहले नंबर पर आएगा आपका ए, दूसरे पर आएगा सी, क्योंकि हम उद्भव के सही क्रम में दर्शा रहे हैं। सबसे पहले ट्रीटमेंट आया, उसके बाद आपका प्रणालीगत इन सिस्टमेटिक तरीके आए, फिर उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो आपका रेडिकल सोशल वर्क आया। और रेडिकल सोशल वर्क था क्या, ये भी जानना जरूरी है। ये कहता है कि ये सोचने या कार्य करने के तरीकों को दर्शाता है कि आप सोच कैसे रहे हो, विचार कैसे कर रहे हो, है ना, क्रियाओं के संदर्भ में। और अंत में एक पॉइंट आपका आता है यहाँ, अगर हम बात करते हैं तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, भेदभाव विरोधी दृष्टिकोण इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, या अविभेदक उपागम भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये होता क्या है तो सुनिए, ये ना इसका मोटो ये है कि नस्ल, जेंडर या दिव्यांगता जैसी संरक्षित विशेषता के आधार पर पक्षपात और असमान व्यवहार को रोकना, टोटली उनको रोकने का प्रयास करता है। तो ये लास्ट का पैटर्न बनता है इस सवाल के आधार पे। तो जिस ऑप्शन में ए, सी, बी, डी होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसा कि विकल्प नंबर सेकंड, ये विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते में होती है। ये जानते हैं क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है, बता सकते हो आप लोग किसके द्वारा दिया गया है? सर लियोपोल्ड सेंडोरे। ओके, देखिए यहाँ देखिए मेरी बात सुनिएगा, यहाँ एक नाम और आता है जॉन मैडली का नाम। मानवाधिकार की शुरुआत नाश्ते से होती है, सुबह के नाश्ते से नहीं, नाश्ते से होती है। तो जॉन मैडली का नाम आता है, जॉन मैडली का नाम आता है। लेकिन अगर इसने कहा कि मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होता है तो लियोपोल्ड सेंघोर का नाम आता है। विकल्प में फर्स्ट सही जवाब इस सवाल का। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों विद्वान का नाम इंपॉर्टेंट बन सकता है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आसान सवाल था ये, हालांकि ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है और इजी है। सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक स्तर पर डैश की संकल्पना पर चर्चा हेतु प्रथम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक थी। तो उनमें 4 विकल्प आपके साथ। आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर गलत जवाब है मैडम। सॉरी, 3 आएगा क्या सर? फर्स्ट। फर्स्ट, तीसरा सर। बिल्कुल, यहाँ जी सर, सही जवाब होगा तीसरा। तीसरा। इस प्रश्न का सही विकल्प की बात अगर हम लोग करेंगे
तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा दिया गया है ये सही है, किसी बच्चे ने बताया और ये गलत बताया। मैं आपको बता दूं कि स्टॉकहोम में आयोजित सन 1972 की बात है, 1972 की। अब 1972 का मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वास्तव में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहला प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया गया और उसमें बताया गया सतत विकास की अवधारणा। किसका क्या बात की गई? सतत विकास की अवधारणा को स्थापित किया गया। अब आप चाहे इसे सतत विकास कह लीजिए, इसका दूसरा नाम है धारणीय विकास, इसका तीसरा नाम है संधारणीय विकास। अब संधारणीय विकास तो लिखा नहीं है, नहीं धारणीय विकास, लेकिन लिखा है संधारणीयता। इसका मतलब है कि तीसरा विकल्प है ना, तीसरा विकल्प। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका फिर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, ये पार्ट नहीं, उसमें वनली वन अर्थ एक थीम रखा गया था, थीम रखी गई थी और उस परिस्थिति में ये नाम हमें देखने को मिला था। क्या नाम मिला था? केवल एक पृथ्वी। मानवता और पर्यावरण से अंतर संबंध पर बल देता है, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। जब 1972 में इसकी घोषणा की गई थी तो उस समय इसका चर्चा किया गया था। और यहाँ देखिए आवर कॉमन फ्यूचर, आपने बर्टलैंड कमीशन का नाम सुना है? जी सर। 87 अक्टूबर 1987, ये मैं टॉपिक करवाऊंगा, आज कल में हो जाएगा आपका, आज तो नहीं कल तो जरूर होगा, तय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये टॉपिक होगा। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र ने बर्टलैंड आयोग के द्वारा जारी किया रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट थी बर्टलैंड रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य। और उन्हीं के नाम पर ही आयोग को ब्रेटलैंड आयोग और रिपोर्ट को ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहा गया था। इस क्रिया में उसका नाम देखने को मिला था। तो एक प्रकार से उसका सारांश है, हम चाहेंगे कि उस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमारा साझा 1987 याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे तो स्टॉकहोम वाली प्रक्रिया में आप लोगों को याद रखना ही होगा संधारणीय विकास, है ना। पर्यावरणीय संदर्भ में मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास, ये सबकी क्लासेस हो चुकी है और आप उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये देखो टॉपिक हो चुका है क्वेश्चन नंबर 9, और आप बताइए निम्नलिखित में से कौन से अनुमानात्मक सांख्यिकी की श्रेणी में आता है। आसान सवाल है, आप बता सकते हैं। बताइए। ADE आएगा क्या सर? ओके, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, एक काई स्क्वायर तय है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा टी टेस्ट है, इसी का पार्ट बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उसके बाद आपका आता है कोरिलेशन। अब सुनिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, परसेंटेज गलत है और समान अनुपात गलत है, ये दोनों गलत है। थोड़ा सा समझिएगा इस प्रश्न के बारे में। देखिए, अनुमानात्मक सांख्यिकी हमें ना सैंपल के आधार पे क्या करता है, सैंपल जानते ही हो, रिसर्च पढ़ा चुका हूँ आपको। सैंपल के आधार पर हम अनुमान लगाने की बेसिकली क्या करते हैं, जनसंख्या वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, अब ये काई परीक्षण में अनुमानात्मक सांख्यिकी है, क्योंकि यह हमें निर्धारित कर देता है, अनुमानित दे देता है कि दो श्रेणी के वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। तो हम ये देखने के लिए काई स्क्वायर परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं कि जेंडर और पसंदीदा खेल के बीच में कोई संबंध है या नहीं है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा भाई एक जेंडर है ये। अब जेंडर में दो बातें आती है, एक तो मेल, दूसरा फीमेल। अब तीसरी बात यहाँ पर ये आती है
आपका पसंदीदा खेल, पसंदीदा खेल मान लीजिए क्रिकेट, है ना। तो इन दोनों के बारे में हमें क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में मेल से कितना संबंध है, इस खेल से फीमेल का कितना संबंध है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कोई संबंध है या नहीं है, हमने संबंध देखने की बात कर रहे हैं और उसी को कहा जाता है ये बेसिकली अनुमानात्मक सांख्यिकी। अब देखिए जो प्रतिशत होता है ये प्रतिशत ने वर्णात्मक सांख्यिकी है, ना कि अनुमानात्मक है। इसको नोट कर लीजिए, ये क्या है, वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव है ये, ना कि अनुमानात्मक है ये। वैसे भी समान अनुपात ना ही वर्णात्मक है ना ही अनुमानात्मक है, दोनों नहीं। ये तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, सी वाला टोटली ब्लैंक है, इसको कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ टी टेस्ट के बारे में, तो टी टेस्ट अनुमानात्मक सांख्यिकी है। इसमें ना दो समूह के मध्य में तुलना की जाती है। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है, दो समूहों के बीच तुलना की जाता है। इसमें काई स्क्वायर परीक्षण की तरह वेरिएबल की तुलना का रूप देखने को मिलता है। सहसंबंध अनुमानात्मक है। इसमें दो मात्रात्मक चरों के बीच में संबंध या शक्ति या दिशा को मापने का प्रयास करता है ये। तो ये भी एक प्रकार का दिशा को मापने का प्रयास करता है। तो देख लीजिए ए डी ई किसमें है, थर्ड में, तो ये थर्ड वाला विकल्प ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, लंदन में आरंभ हुई थी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पूरा नाम। ऑप्शन ए। हाँ, लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ सर एंड थर्ड। अरे थर्ड नहीं भाई साहब, सेकंड दूसरा। ओहो, पहला ही आएगा। पहला ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, आप ध्यान से सुनिएगा। लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, जिसे जनरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी कहते हैं हम लोग। ये लंदन में स्थापित हुआ था सन 1869 में, मुख्य रूप से चैरिटेबल रिलीफ प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, चैरिटी को समन्वित करने के लिए, समाज की कल्याण करने के लिए, है ना। भिक्षावृत्ति वाले जो मुद्दे थे, जो चुनौतियां थी, उनको बेसिकली संबोधित करना या एक प्रकार से उनको सामने लाना, ये कहा गया था। अमेरिका में न्यूयॉर्क बफेलो में अगर हम बात करते हैं तो 1877 में जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, है ना। तो वो अमेरिका में की गई थी। इसका तो यही नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट विकल्प आपका सही होगा, ना कि तीसरा ना ही दूसरा। क्वेश्चन नंबर 11, देखो मैंने हिस्ट्री में लिखवाया है, आप लोग अगर, इसीलिए मैं कहता हूँ नोट्स बना कर रखें, अगर हैं शॉर्ट नोट्स ना, तो उसको आप निकाल के इसमें पढ़ें। मैंने हिस्ट्री में लिखवाया है, पहला ऑप्शन एकदम डिक्टो ऐसे ही, है ना। समूह प्रकारों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। प्रक्रिया बताना है कि इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो बता सकते हो कौन सी नहीं है। सर ऑप्शन डी लग रहा। ऑप्शन डी यानी जी सर। हाँ बिल्कुल सही जवाब मैडम, गलत नहीं है, सही जवाब है। जो ऑप्शन फर्स्ट है मैडम, सामूहिक संसंजन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक और नाम सामंजस्य बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है ये, ठीक है, कोहेंसन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये सामाजिक सामंजस्य या टीम सामंजस्य के रूप में जाना जाता है, आप इसे टीम भी कह सकते हो। या एक समूह के भीतर ना एकजुटता की डिग्री को संदर्भित करता है। एकजुटता समझ ही रहे हो आप, है ना, एकजुटता और साझा के उद्देश्य की भावना को यह बढ़ावा देता है, इसी को हम लोग सामूहिक सामंजस्य कहते हैं। तो ये है, ये समूह प्रकार को समझने में काम करेगा। यहाँ प्रश्न बना है कि कौन सा नहीं। एक होता है सामाजिक नियंत्रण, और ये सामाजिक नियंत्रण आप भली भांति तरीके से जानते हो, टॉपिक हो चुका है।
कि जिसके द्वारा समाज लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि वो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी रहें, कानून, सामाजिक मानदंड वगैरह बने रहें, ठीक है ना। तो वो भी आपका सामूहिक प्रकार्य हो जाएगा। सामूहिक संस्कृति, सामूहिक संस्कृति का मतलब सिंपल है कि एक ऐसी संस्कृति जो व्यक्ति के बजाय समूह या समुदाय को अधिक महत्व दे रही हो। मतलब व्यक्ति समूह पर बात ना करके समुदाय पर अधिक बल दे रहा है, तो वो चीज़ें भी समूह प्रकार का पैटर्न बन जाएगा। लेकिन एक है सामूहिक संघर्ष शब्द, ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच संघर्ष या विवाद की बात करता है। तो ये विवाद और संघर्ष जो शब्द होता है ये निगेटिव पैटर्न है, यानी विकल्प 4 आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। इवान पैट्रिक पावलोव के बारे में आप सभी लोगों ने सुना भी है। सन 1904 में एक थ्योरी आई, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और सन 1904 में इवान पैट्रिक पावलोव आईपी पावलोव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो सवाल पूछा गया कि इवान पावलोव के जो शास्त्रीय अनुकूलन का प्रयोग है ना, जो वो प्रयोग है, उस प्रयोग में जानते हैं अनुकूलन के बाद घंटी की ध्वनि से मुख में लार का आना प्रारंभ होता है। तो घंटी क्या संज्ञा या संज्ञापित करती है? मैंने आपसे कहा था, बताया भी था कि मान लीजिए ये डॉग है ना, ये मान लीजिए डॉग है, ठीक है। अब देखो ये उसमें बंद कर दिया गया है एक बॉक्स में, यहाँ इसके लिए भोजन है रखा गया है। तो इवान पैट्रिक पावलोव महोदय ने कहा कि जब भोजन यहाँ पे रखा, ठीक है, तो आसानी से खा लेता था। एक दिन क्या किया, टाइम, जिसे टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन था, टाइम था, तो दूसरे दिन क्या किया इवान पैट्रिक पावलोव ने, उस समय उन्होंने भोजन नहीं दिया तो मुख से लार आ गई। तो ये प्रक्रिया 2-4 दिन चली होगी इवान पैट्रिक पावलोव। फिर उन्होंने एक, जानते हैं, एक और स्टिमुलस और जोड़ दिया। यहाँ एक भोजन है, जो भोजन है वो स्टिमुलस है, उद्दीपक है। तो इन्होंने कुछ दिन बाद एक और स्टिमुलस जोड़ दिया। उस स्टिमुलस का क्या नाम था? बेल, घंटी की आवाज़, घंटी नहीं, घंटी की आवाज़, ध्यान रखिएगा, घंटी की आवाज़। देखो यहाँ पे लिखा है घंटी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि। तो इन्होंने क्या किया, इवान पैट्रिक पावलोव महोदय ने बेल बजाया, और बेल बजाने के बाद उस कुत्ते को भोजन दिया। ये एक दिन किया। दूसरे दिन भी इन्होंने क्या किया, घंटी तो बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया, और कुत्ते के मुख से लार आ गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए, घंटी एक कंडीशंस उत्तेजना है, मतलब उत्तेजना मतलब उद्दीपक, मतलब स्टिमुलस। शुरुआत में घंटी एक तटस्थ उत्तेजना थी, जहाँ बेसिकली घंटी बजती, उसके बाद उसको भोजन मिल जाता। लेकिन बार बार बिना शर्त, वो बिना शर्त की चीज़ें थी। यहाँ इस बार उन्होंने क्या किया, एक बार घंटी तो बजा दी, है ना, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं दिया उसको उन्होंने भोजन नहीं दिया। तो इसमें दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इसमें शब्द यूज़ हुआ एक UCS, सुनिएगा मेरी बात को, UCR, ठीक है, उसके बाद CS और उसके बाद CR। ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो, जो CS है वो कंडीशनिंग स्टिमुलस है, और जो CR है वो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। जो UCS है
जो यू सी एस है इसको हम बोलेंगे अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, जो यू सी आर है इसको बोलेंगे अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अच्छा ये है क्या, इसको भी सुन लीजिए। मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ये यू सी एस है, यू सी एस है, तो इसका मतलब है कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ये वो स्टिमुलस है जो स्वाभाविक रूप से स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। भोजन के कारण लार आया, भोजन के कारण वहाँ पे जो है सलाइवा उसके मुख में आया, तो भोजन के कारण भाई घंटी की आवाज़, देखो लिखा है, क्या लिखा है सवाल में कि अनुकूलन के बाद घंटी की ध्वनि से मुख में लार आना आरंभ हो जाता है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये स्टिमुलस स्वाभाविक रूप से स्वचालित प्रक्रिया है, लार का आना स्वाभाविक है, लार का आना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो यूसीएस के बारे में बात बताया तो कहा कि प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है भोजन के कारण लार उत्पन्न होती है, लेकिन सवाल में कहीं भोजन का कारण नहीं दर्शाया गया है, भोजन कहीं लिखा नहीं गया है, इसलिए यूसीएस नहीं होगा। यूसीएस अनकंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा ऑप्शन में भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप हटा दीजिए। एक होता है यूसीआर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स, मतलब भोजन के प्रति प्रतिक्रिया में लार आना, भोजन के प्रति, जब वो भोजन खा रहा है तो लार आ रहा है, भोजन कर रहा है तो लार आ रहा है, सलाइवा आ रही है, तो वो भोजन के साथ रिस्पॉन्स हो रहा है, मतलब भोजन के साथ, तो इसलिए ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ देखिए एक सी एस ऑप्शन है, सी एस का मतलब होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस, जो स्टिमुलस है वो बेसिकली क्या कर रहा है, स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब भोजन, स्टिमुलस मतलब भोजन यहाँ पे, ठीक है, सी एस में इसके साथ जुड़ जाती है घंटी की आवाज़, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है घंटी की आवाज़। शुरू में घंटी के कारण लार नहीं आता है, शुरुआत में अगर हम बात करते हैं, शुरुआत में 1-2 दिन किया, घंटी बजाया, उसके बाद तो लार आता है ना, प्रारंभ में नहीं आया था। प्रारंभ में क्या पता भाई, घंटी ऐसे ही रैंडम बज गई होगी, उसे क्या मालूम कि भोजन आने वाला है कि नहीं आने वाला है। 1-2 बार में नहीं हुआ, वो कई बार प्रतिक्रिया करने के बाद आई होगी, ठीक है। तो ये जानते हैं जो सी एस शब्द है, ये जो सी एस शब्द है, ये सी एस जो है ये वातानुकूलित उत्तेजना है, यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस है, और कंडीशनिंग स्टिमुलस को साथ जोड़ने के बाद अनुकूलन के बाद, मतलब देखो भोजन के साथ जोड़ रहा है, अनुकूलन मतलब जोड़ना, जोड़ने के बाद घंटी की ध्वनि मुख में लार का आना प्रारंभ हो जाता है, और ये कहलाता है सी एस। परिभाषा बता रहा हूँ मैं, सी एस की परिभाषा लिखी है, ये परिभाषा लिखी हुई है सी एस की, इतनी सी एस की परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है। सी एस मतलब ये जो ऑप्शन नंबर आपको अगर हम बताएं, अनुकूलित कह रहा है कि अनुकूलन के पश्चात घंटी की ध्वनि में मुख में लार का आरंभ होना क्या कहलाता है, तो क्या कंडीशनिंग स्टिमुलस ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट होगा। और जो ये सी आर है ये कहता है कि यहाँ पे लार के साथ भोजन का आना, यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस अब वो जानते हैं रिस्पॉन्स में बन जाना। जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे यूसीआर के बारे में, मैंने इसकी सीसीटी की क्लास दे दिया है आप लोगों को, वहाँ से आप देख सकते हो। परंतु यहाँ देखिए अनुकूलन के बाद घंटी ध्वनि में जो है, घंटी की ध्वनि से मुख में लार का जो आना प्रारंभ हुआ वो कहलाया कंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है, कंडीशनिंग स्टिमुलस। और अगर मैं कहता कि ध्वनि, घंटी की ध्वनि में मुख से लार का आना, ठीक है, और फिर भोजन के साथ, तो वो क्या हुआ, सी आर हुआ।
भोजन के साथ, ठीक है, भोजन के साथ। तो भोजन के साथ बनेगा तो CR बनेगा, विदाउट भोजन का बनेगा तो वो CS बनेगा, ठीक है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, अनुकूलित प्रयोग। इसकी क्लास मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, अगर आपको देखना तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास है, वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, है ना, ठीक है। कार्यस्थल पर एक और सवाल लिखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध या निषेध या परितोष अधिनियम 1 है 2013 का, ठीक है। ये देखिए पेपर में आता है कि भाई महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम कब आया था, तो 2013 बताइएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि महिला के प्रति यौन उत्पीड़न एक्ट जो 2013 का है, उनके बताइए कि इनमें से कौन जांच शुरू करने से पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे को निपटाने हेतु आंतरिक शिकायत समिति का अनुरोध कर सकता है, कौन कर सकता है? HR ऑफिसर। पहला, तीसरा सर, तीसरा। अरे भाई ऑप्शन 3। हाँ, यहाँ केवल व्यतीत महिला करेगी 3। सुनिएगा सवाल, मैंने कहा कि महिला कार्यस्थल पर जैसे आप मान लीजिए कोई NGO है या मान लीजिए KGMU है, ठीक है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कार्यस्थल बन गया आपके लिए, KGMU कार्यस्थल हो गया वो। और कोई महिला उस पर जो है, महिला के प्रति उसमें यौन शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो उस अधिनियम 2013 के अनुसार ये कहता है कि कौन जांच शुरू करने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे से निपटने हेतु आंतरिक शिकायत समिति से अनुरोध करेगा। तो भाई वही करेगा ना जिसके साथ घटना घटित हुई है। बात तो सही है कि नहीं, बताओ? कार्यस्थल पे तो वही कर सकता भाई, जी सर जी। कार्यस्थल पे है ना बात, ठीक है, तो इसलिए वही कर सकता है। उत्तरदाता कौन हो? उत्तरदाता थोड़ी नहीं कर सकता है। जैसे वो तुम्हारे लिए उसका फ्रेंड हो सकता है, उसके साथ कोई घटना घटित हुई, उसने देखा विटनेस के रूप में, तो जाके बताएगा, तो वो चीज़ें वैलिड नहीं मानी जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ बेसिकली सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग, कल मैं इसी के आगे आप लोगों से करवाऊँगा। थोड़ा सा हम लोगों ने प्रश्नों को डीप में किया है, क्योंकि देखो 2020 से लेकर 2024 तक के प्रश्नों को अगर आप डीप से कर लेते हैं, ठीक है, 800 क्वेश्चंस अगर आप डीप से कर लेंगे तो आसानी होगी 2025 का पेपर आपके लिए। पहले थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा था, सर पेपर कब है? अब अलग है। ये देखिए भाई, क्या नाम है सर आपका?